हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। आज हम 9th का सिविक्स चैप्टर फर्स्ट देखेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि डेमोक्रेसी क्या होता है, नॉन डेमोक्रेसी क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं और इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें ये देखना है कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज़ नॉन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में हमें ध्यान रखना है कि इसके अंदर रूलर्स जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, यानी व्हेन द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल दैट इज़ डेमोक्रेसी। एग्जाम्पल इंडिया एंड यूएसए। इफ़ आई टॉक अबाउट नॉन डेमोक्रेसी, इसका अपोजिट होता है व्हेन द रूलर्स आर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल, सो दैट इज़ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। इसका एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला है म्यांमार। म्यांमार में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे मिलिट्री का रूल था, जो कि इलेक्टेड पर्सन नहीं है, यानी जिसको जनता ने नहीं चुना, तो ये नॉन डेमोक्रेटिक का एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल है चिली का, जो एक साउथ अमेरिका में है, एक कंट्री है। उसमें पिनोचेट एक लीडर है जो कि इलेक्टेड नहीं है, ठीक है, वो इलेक्टेड नहीं है। ये भी एक एग्जाम्पल आपको शो करता है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। थर्ड एग्जाम्पल आता है सऊदी अरब का। सऊदी अरब में वो लोग किंग बनते हैं जो लोग रॉयल फैमिली में जन्म लेते हैं, यानी वहाँ पे हायरार्की सिस्टम चलता है कि बेटे का बेटा राजा बनेगा और फिर उसका बेटा राजा बनेगा, यानी यहाँ पे कोई भी इलेक्शन का प्रोसेस नहीं है। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी में ऐसी कौन कौन से फीचर्स हैं जो आपको ये दिखाता है कि आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं या नहीं। ओके, सबसे पहला फीचर आता है मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर, यानी इसका मतलब ये है कि इस फीचर में डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर मेजर डिसीजन किसके द्वारा होने चाहिए, एक इलेक्टेड पर्सन के द्वारा लिए जाने चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स देखेंगे वो सारे के सारे नेगेटिव एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम देखते हैं पाकिस्तान का एग्जांपल। पाकिस्तान में एक लीडर था जो इलेक्टेड था, दैट इज़ नवाज शरीफ। ओके, लेकिन इस पर्सन को अक्टूबर 1999 में परवेज मुशर्रफ, जो कि मिलिट्री का लीडर था, उसने इसको हटा दिया और वहाँ पे खुद जाके गद्दी पे बैठ गया। और फिर उसने 2002 में रेफरेंडम पास किया। रेफरेंडम का ये मतलब होता है इट्स टाइप ऑफ ऑनलाइन वोटिंग, आप इसे कह सकते हैं, जिसमें हम येस और नो की वोटिंग करवाते हैं, और इसने ये गलत तरीके से जीत लिया था। क्लियर है। इसके बाद ये अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव बना देता है, जिससे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस करने लगता है, और बल्कि जनता ने इसको चुना भी नहीं है, फिर भी ये कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर रहा है, जो कि गलत है। यानी पाकिस्तान जो एग्जाम्पल हमें शो करता है वो नॉन डेमोक्रेटिक का एग्जाम्पल है, यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है। और ये अपने साल को भी कहीं ना कहीं 5 साल के लिए बढ़ा देता है, अपने ईयर को एक्सटेंड कर देता है, जो कि एक बहुत बड़ी गलत चीज़ है, जो डेमोक्रेसी में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। ये शो करता है कि यहाँ पे जितने भी डिसीजन लिए जाने चाहिए वो एक इलेक्टेड पर्सन के द्वारा होने चाहिए। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। ओके, हम सेकंड फीचर देखते हैं, दैट इज फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इसमें अब आपको दो एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं, फर्स्ट इज चाइना एंड सेकंड वन इज मैक्सिको। चाइना के बारे में अगर हम देखें, चाइना में वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ओके, वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी रूल करती है, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। यानी वहाँ पे ऐसा चलता है कि दूसरी पार्टी को अगर आपने वोट दिया भी तो भी वो काउंट नहीं होगा, यानी मेन जो लीड कर रहा है वहाँ पे वो सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही लीड कर रही है। उसी पार्टी के मेंबर अभी तक प्रेसिडेंट बनते हुए आए हैं, और वहाँ पे ज़्यादातर लोगों को फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने नहीं दिया जाता है, यानी उन्हें प्रेशर डाला जाता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इसी पार्टी को वोट देना है, इसके अलावा अगर आपने किसी पार्टी को वोट दिया तो उसे काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत गलत चीज़ है। नेक्स्ट हम मैक्सिको में देखते हैं क्या यहाँ पे गेम चल रहा है। मैक्सिको में गेम ये है कि यहाँ पे एक पार्टी रूल करती है, दैट इज़ PRI। इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपको पीछे से याद करनी है। जैसे PRI की फुल फॉर्म आई से स्टार्ट होती है, यानी इंस्टीट्यूशन रिवॉल्यूशनरी पार्टी। ओके, ये PRI की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। ये PRI क्या करती है, डर्टी ट्रिक्स अपनाती है टू विन द इलेक्शन। यहाँ पे ये इलेक्शन को जीतने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है, किसी को भी पैसे खिला सकती है, किसी को भी शराब पिला सकती है, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स मीटिंग में हम देखिए, आपको पता होगा कि पेरेंट्स मीटिंग में हम बच्चों की शिकायत करते हैं, बच्चों की कंप्लेंट करते हैं, बच्चों के बारे में अच्छा बुरा बताते हैं, पेरेंट्स की सुनते हैं, कंसर्न, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, पेरेंट्स मीटिंग में सबको बुला के, टीचर्स मीटिंग में सबको बुला के क्या करते हैं, आपको इस पार्टी को वोट डालना है, जो कि गलत है। क्लियर होगी बात। यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवाए जाते हैं। जब भी आप पे प्रेशर होगा कि हमें इसी पार्टी को वोट डालना है, तो वो गलत चीज़ है। आप पे प्रेशर नहीं होना चाहिए, आप अपनी मर्जी से किसी को वोट डालेंगे तो ये सही होगा। क्लियर है। तो हमें सेकंड फीचर क्या शो करता है कि डेमोक्रेसी के अंदर मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। यहाँ पे कोई भी पावर में हो, डजेंट मैटर, हमें सिर्फ उसे ही वोट डालना है जिससे कि हमें फ्री और फेयर फील हो। थर्ड फीचर हम देखते हैं, वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू।
यहाँ पे 3 एग्ज़ाम्पल्स आपको देखना है। सबसे पहले सऊदी अरब देखेंगे, जहाँ पे 2015 से पहले वुमेन्स को बिल्कुल भी राइट टू वोट नहीं था, जो कि गलत चीज़ है। सेकंड एग्ज़ाम्पल इसमें ये बताया हुआ है एस्टोनिया का। एस्टोनिया में वहाँ के सिटीज़न्स को ही वोट देने का अधिकार है और रशियन माइनॉरिटीज़ को वहाँ पे वोट देने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती है या उन्हें इतनी पावर नहीं दी गई है। क्लियर? नेक्स्ट आता है फ़िज़ी का एग्ज़ाम्पल। फ़िज़ी जो है, यहाँ पे 2 तरीके के फ़िज़ी हैं। फर्स्ट इज़ इंडिजीनियस फ़िज़ी एंड सेकंड वन इज़ इंडियन फ़िज़ी। क्लियर है? इंडियन फ़िज़ी की वैल्यू वोट की कम थी और इंडिजीनियस फ़िज़ी की वैल्यू वोट की ज़्यादा थी। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है कि ये डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। यहाँ पे 1 वोट 1 वैल्यू नहीं है। यहाँ पे जो ज़्यादा मेजॉरिटी में है, जो ज़्यादा पावर में है, उसकी वोट की वैल्यू ज़्यादा है और जो कम है या दूसरी कंट्री के हैं, उनकी वोट की वैल्यू कम है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो डेमोक्रेसी में हमें ये शो करता है थर्ड फीचर कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर 1 पर्सन 1 वोट और उसकी 1 वैल्यू ही होनी चाहिए। क्लियर है? ये नहीं कि कहीं न कहीं एक रिच पर्सन है और उसने वोट दिया 1 तो उसके 100 वोट काउंट कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबकी वोट की वैल्यू एक ही है, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो। क्लियर? फोर्थ हम देखते हैं फीचर रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। इसमें आपको एग्ज़ाम्पल ध्यान रखना है ज़िम्बाब्वे का। ज़िम्बाब्वे जो है वो एक कंट्री है, ठीक है? अफ्रीका की, कहीं न कहीं अफ्रीका के अंदर आती है वो। वहाँ पे भी कहीं न कहीं 1980 तक वहाँ पे व्हाइट पीपल्स रूल करते थे, उन पे काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया है, बहुत ज़्यादा उन पे रूल किया है। वहाँ पे फिर एक रॉबर्ट मुगाबे को लीडर बनाया जाता है, जो एक पार्टी का लीडर होता है, जिसे ज़ानू पीएफ बोलते हैं। जानू नहीं है, ज़ानू पीएफ है। क्लियर हो गई बात? ठीक है? हमें ये ध्यान रखना है कि ज़ानू पीएफ पार्टी का नाम है और इसका जो लीडर वो कौन है? रॉबर्ट मुगाबे। क्लियर है? लेकिन ये जो पर्सन है, ये यहाँ पे कहीं न कहीं फेयर तरीके से काम नहीं कर रहा था, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा था, ये अपने अकॉर्डिंग ही चल रहा था। क्लियर हो गई बात? इसमें इसके बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं इसको गलत समझा जा रहा है। ये जितने भी काम कर रहा था पब्लिक के ओपिनियन के बाहर था, यानी बाद में लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया, ठीक है? अपनी वॉइस भी रेज़ करी, लेकिन ये किसी की नहीं सुनता था। तो ये कहीं न कहीं गलत चीज़ है, डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं करना होता। डेमोक्रेसी में आपको रूल्स रेगुलेशन मेंटेन करने होते हैं और सभी की रिस्पेक्ट भी करनी होती है। क्लियर हो गई बात? तो हमें यही शो करता है फोर्थ फीचर कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सिटीजन्स राइट, यानी आपको सिटीजन्स के राइट्स को ध्यान में रखते हुए काम करना है, ना कि ज़िम्बाब्वे के लीडर की तरह आपको कुछ भी अपने मनमानी करनी है। क्लियर हो गई बात? हम अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें ये देखना है कि डेमोक्रेसी की कुछ अच्छी बातें भी हैं और डेमोक्रेसी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि डेमोक्रेसी की कुछ बुरी बातें क्या हैं। डेमोक्रेसी दूध की धुली हुई नहीं है, यानी हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि डेमोक्रेसी बिल्कुल सारी चीज़ों की सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं है। सारी कंट्री की अलग-अलग प्रॉब्लम्स है, अलग-अलग सॉल्यूशंस हैं, तो डेमोक्रेसी के भी अपने कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। सबसे पहला आता है, यहाँ पे जो लीडर्स होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी पॉलिसीज़ और स्कीम्स भी चेंज होती रहती हैं, जो कि एक कहीं न कहीं इसके अगेंस्ट में जाता है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है, डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले। यहाँ पे हर कोई पार्टी का पर्सन अपना से पावर प्ले कर रहा है, मनी मसल पावर का यूज़ किया जाता है पार्टी को जीतने के लिए, वोट को जीतने के लिए। क्लियर हो गई बात? तो ये डेमोक्रेसी का नेगेटिव पॉइंट है। इसमें आपको ये एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यहाँ पे अगर कोई रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, तो वो पार्लियामेंट में काफ़ी डिले हो जाता है, यानी वो पहले लोकसभा के पास जाएगा, फिर राज्यसभा के पास जाएगा, फिर अगर वो दोनों पास करते हैं तब जाके वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। और अगर इन बीच अगर वो किसी के पास नहीं होता है, तो फिर वो लॉ नहीं बन पाएगा। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं एक लॉ बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग लगता है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ज़्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स होते हैं, वो अनएजुकेटेड होते हैं, इलिटरेट होते हैं। उनको समझ नहीं होती है कि क्या समाज की प्रॉब्लम है, तो वो अपने अकॉर्डिंग ही चला रहे होते हैं देश को, जिसका सॉल्यूशन कहीं न कहीं आगे ज़्यादा नहीं निकल पाता और इस बीच किसको सफ़र करना पड़ता है? जनता को। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो डिसीजंस होते हैं, ज़्यादातर गवर्नमेंट अपने बलबूते पे ही ले रही होती है, ठीक है? ज़्यादा जनता को नहीं बताती है, तो ये सारी चीज़ें भी हम गलत इसमें देख सकते हैं। लेकिन इन सारे कहीं न कहीं नेगेटिव पॉइंट्स के बावजूद डेमोक्रेसी काफ़ी अच्छी गवर्नमेंट है, जो कि अभी तक इंडिया में कहीं न कहीं बरकरार रखी हुई है। क्लियर? और इसमें हम इसके पॉजिटिव पॉइंट्स में ये देखेंगे कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है, ये एक ऐसी गवर्नमेंट है जो कि अकाउंटेबल है, यानी आंसरेबल गवर्नमेंट है। क्लियर हो गई बात? ट्रांसपेरेंसी का ये मतलब होता है कि जिसमें जो जनता है, वो जितना भी कहीं न कहीं काम कर रही है, वो गवर्नमेंट को दिखाई दे रहा है और गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है, वो जनता को बता के कर रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें गवर्नमेंट में देखने को मिलती है और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कहीं न कहीं अपनी जितनी भी बात है, वो जनता से कहीं न कहीं सलाह-मशवरा करके करे। ठीक है? नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग है, उसको सुधार किया जाता है, यानी अगर कभी गवर्नमेंट कुछ गलत डिसीजन ले लेती है, तो उसको कल को चेंजेस करने पड़ सकते हैं।
क्लियर हो गई बात, उसको करना पड़ेगा, यानी कि वो मना नहीं कर सकते कि हम गलत डिसीजन को वापस नहीं लेंगे। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो उसको गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सुधारा जाता है। नेक्स्ट आपको सारे सारे लोगों को यहाँ पे कहीं ना कहीं राइट्स दिए हुए हैं, सारे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी है, तो जो कि काफ़ी अच्छी बात है और एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ऐसा होना चाहिए। यानी यहाँ पे 1 पर्सन 1 वोट भी है, यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन भी मेंटेन किए जाते हैं, यहाँ पे इलेक्टेड लीडर है जो सारे डिसीजंस ले रहा होता है और यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी करवाए जाते हैं। तो ये सारे अच्छे पॉइंट्स हैं जो डेमोक्रेसी को हम उनका यहाँ उसमें कहीं ना कहीं हम बता सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।